हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 13 को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज न्यूज़पेपर नहीं आया है। जो कल के आर्टिकल थे, कल हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया था, उन्हीं को आज कंसीडर किया गया है। उन्हीं को लेकर हम लोगों ने ये वीडियो सेशन बनाया है। बेसिकली जो कल न्यूज़पेपर था उसमें भी कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं थे, कुछ न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ उसको डिस्कस करेंगे, वो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, व्हाट एडवांटेजेस डू दिस प्रोवाइड। ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, इंडेक्स फंड क्या होता है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर गोल्ड ईटीएफ के बारे में जो न्यूज़ आई है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन हमारा ईटीएफ है। यहाँ पर ईटीएफ के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है इंडिया ईयू टेकिंग की स्टेप टू एडवांटाइज ऑन मैरीटाइम फ्रंट, इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, व्हाट एडवांटेज डू दिस प्रोवाइड। तो बेसिकली हम गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको लगातार ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इंडेक्स फंड के बारे में आ चुका है, इंडेक्सेशन के बारे में आ चुका है, ईटीएफ म्यूचुअल फंड नहीं आए हैं और ये आपको कभी भी पूछ सकता है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, तीनों चीज़ों को समझेंगे प्री पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स 2024 में ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर्टिकल शुरू करने से पहले जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो बेसिकली एक्सचेंज में जो ट्रेड कर सकते हैं फंड को, उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट, जैसा नाम है वैसे ही। अभी आपको समझ में आएगा कि ये ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसे एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, बाकी फंड भी तो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अच्छे से समझने की कोशिश। बेसिकली एक इंडेक्स है। टाटा की बहुत सारी कंपनी है, हर एक कंपनी के अपने अपने स्टॉक्स हैं। अब आपने 10 कंपनियां टाटा की, टोटल 10 कंपनी है और सारे 10 कंपनी के स्टॉक यहाँ पर डाल दिए, तो क्या हो जाएगा, 10 स्टॉक से एक ईटीएफ बन गया। ठीक है, अब ये 10 स्टॉक सबका वेटेज बराबर है 10-10%। तो अगर एक 100 रुपये बढ़ता है और दूसरा 100 कम होता है तो ओवरऑल ईटीएफ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो जैसे इंडेक्सेशन करते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, जैसे सेंसेक्स है, उसी तरीके से ईटीएफ भी बनाया जाता है। ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है, ताकि जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्स हो सके। ठीक है, अगर आपको पता हो एक ईटीएफ का एग्जांपल भारत 22 पीएसयूज़ जो हैं इंडिया के, भारत 22 ईटीएफ में रखे गए हैं। अब इसका मतलब जो पीएसयू की परफॉर्मेंस है उसको ये भारत 22 मिमिक करेगा। जैसी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से ये भारत 22 बढ़ेगा अच्छी परफॉर्मेंस में और घटेगा ख़राब परफॉर्मेंस में। तो बेसिकली 22 कंपनियां एक साथ है तो किसी में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, किसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो रिस्क है उसको कम करने के लिए ईटीएफ्स बनाए जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या है, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट ट्रेड ऑन एक्सचेंज जस्ट लाइक स्टॉक। तो बेसिकली ये बास्केट ऑफ सिक्योरिटी है। मैंने भारत 22 बना दिया। अब भारत 22 जैसे कि एक स्टॉक बिक रहा है, उसी तरीके से भारत 22 ईटीएफ बिकेगा। ठीक, सिर्फ नाम का फ़र्क है, स्टॉक ही है बस, इसमें एक स्टॉक, एक बास्केट में कई सारे स्टॉक हैं। ETF reflect the composition of index like BSE Sensex. Its trading value is based on net asset value of the underlying stock that it represents. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, नेट एसेट वैल्यू। जो भी इसके अंदर स्टॉक्स डाले हैं उसकी अंडरलाइंग वैल्यू होगी, वही इसकी नेट एसेट वैल्यू होगी। ठीक, ETF share price fluctuate all day as it bought and sold. This is different from mutual fund that only trade once a day after the market closes. म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये लिक्विड होता है, बिल्कुल लिक्विड होता है, क्योंकि इसे कभी भी आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ETF कहीं ज़्यादा लिक्विड होता है, इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसे आप कभी भी बेच सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन
म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा लिक्विडिटी ईटीएफ की होती है, क्योंकि ये 24 घंटे मतलब जितना भी मार्केट, शेयर मार्केट चलता है ना, 10 बजे शुरू हुआ है, 3 बजे ख़त्म हुआ है, तो 10 से 3 में आप कभी भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। म्यूचुअल फंड को सिर्फ आप एक बार मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद ही क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो है म्यूचुअल फंड के साथ है कि दिन में एक बार जब मार्केट क्लोज हुआ तब खरीदना बेचना चल रहा है। इसमें हमेशा ईटीएफ में जब तक के मार्केट ओपन है तब तक के आप इसे खरीदना और बेचना कर सकते हो। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी के टर्म्स में ईटीएफ की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होती है। समझ में आया क्या? सिमिलर इंडेक्स फंड होते हैं, उसमें भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड की तरह उसे भी एक ही बार ट्रेड क्या किया जा सकता है, या तब जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तभी उसे ट्रेड कर सकते हैं। एन ईटीएफ कैन ओन 100 or 1000 ऑफ स्टॉक अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री और इट कुड बी आइसोलेटेड टू वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेबल है। बॉन्ड ईटीएफ आर टाइप ऑफ ईटीएफ विच में इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, स्टेट एंड लोकल बॉन्ड कॉल म्यूनसिपल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड ईटीएफ्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड से मिलकर बना हो, या फिर लोकल या स्टेट जो बॉन्ड है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ों से मिलकर ईटीएफ बना हो। ठीक है, जिससे मिलकर ईटीएफ बनेगा उसका जो है सामने नाम लिख देंगे। जैसे कि गोल्ड को अगर हम लोग अंडरलाइंग एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो गोल्ड की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है ईटीएफ में, तो उसे वो क्या कहलाएगा, गोल्ड ईटीएफ। बिसाइड बीइंग कॉस्ट एफिशिएंट, ईटीएफ ऑफर अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं, कैसे होते हैं ये भी समझेंगे। ईटीएफ ऑफर अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर। डाइवर्सिफाई कैसे हुआ, एक साथ 22 स्टॉक खरीद लिए एक ईटीएफ खरीदने से, तो सब तो नहीं गिर सकते, कुछ तो बढ़ेंगे ही, फ़ायदा भी बहुत नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड बेसिकली कलेक्ट करता है इन्वेस्टर से पैसा, मतलब 100 लोगों से 100 रुपये किया तो 10,000 रुपये इकट्ठा हो गया। वो 10,000 रुपये को इन 100 लोगों के बिहाफ में किसी एक फंड में या सिक्योरिटी में, डेट, इक्विटी या बोथ, दोनों में से किसी में भी ये इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इट चार्जेस अ स्मॉल फी ऑफ मैनेजिंग द मनी। ये कुछ जो मैनेजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्टिवली देखते रहते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है, ऐसी कौन सा ऐसा स्टॉक है, ऐसा कौन सी सिक्योरिटी है या डेट है जो कि अंडर वैल्यू है, उसको हम लोग उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं 10,000 रुपये। वो जैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको बेचेंगे और फिर ये 100 लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा उन्हें रिटर्न कर देंगे और थोड़ी फीस अपने पास रख लेंगे। ऐसे कुछ एक्टिव मैनेजर्स होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिव फंड भी कहा जाता है। ठीक है, ईटीएफ फंड पैसिव फंड कहलाते हैं। 99 फंड्स जो है ईटीएफ के वो पैसिव हैं। इसका मतलब क्या है, जनरली जो भी बास्केट में वैल्यू होगी उसके हिसाब से अंडरलाइंग वैल्यू चेंज होगी। कोई पर्सन एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा होगा, ये आप डायरेक्टली जैसे स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे ही आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि ये 22 पीएसयू की वैल्यू बढ़ेगी तो आप खरीदो, नहीं लग रहा है तो मत खरीदो। इसमें कोई थर्ड पर्सन एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहा है जैसे कि म्यूचुअल फंड में करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं मनी, उसके बाद फिर एक्टिवली एंगेज करते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्ट करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। इस तरीके की चीज़ें ईटीएफ में नहीं होती है। 99% ईटीएफ पैसिव फंड्स में आते हैं, 1% ईटीएफ एक्टिव भी हैं एक्टिव फंड में। इसमें थर्ड पर्सन जो है डिसाइड कर रहा है कि कौन सा ईटीएफ लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, बेसिकली माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं कुछ 1% ईटीएफ। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि ईटीएफ सिर्फ पैसिव होते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं ईटीएफ, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो 1% एक्टिव है, 99% पैसिव है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेजेस हैं वो अगर देखें तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये जो है बहुत ही सिंपल है इन्वेस्ट करने में, और थोड़ी सी भी अगर सेविंग है 100 या 200 रुपये तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेविंग्स कर सकते हैं। इसी एकमात्र रीज़न से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडियन इकॉनमी में, क्योंकि अपने इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है और सबके पास जो फंड इन्वेस्टेबल फंड है या सरप्लस फंड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1,000, 5,000, 3,000। और जनरली क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो अच्छे बॉन्ड होते हैं जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। म्यूचुअल फंड क्या कर दे रहा है,
1000 लोगों को 100 रुपये लेना है और एक बढ़िया से बॉन्ड या स्टॉक या इक्विटी में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ा देता है ये, और उसके कारण बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेसिकली जो फाइनेंशियल एसेट है उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, अपना जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्स कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, अफोर्डेबिलिटी। ठीक, एनीबडी विथ एन इन्वेस्टेबल सरप्लस ऑफ एज लिटिल एज फ्यू हंड्रेड रुपीज़ कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अदर एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एक्टिवली मैनेज करते हैं कुछ लोग, डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी, लिक्विडिटी के बारे में बात कर चुके हैं, कन्वीनियंस एज वेल एज स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड फुल डिस्क्लोजर। प्रॉपरली सरकार जो है इसे रेगुलेट करती है और हर चीज़ ओपन हो रही है ना, ओपन में हो रही है, ऐसा कुछ अंडर द टेबल वाली चीज़ें नहीं हैं। तो लोगों के साथ खतरा भी नहीं है क्या होने का, फ्रॉड होने का। तो ये सब सारी चीज़ें इसके एडवांटेज हैं। सेबी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइट एंड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। इसके बारे में हमेशा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इनवाइट के बारे में और REITs के बारे में। जनरली यूपीएससी में इनके ऊपर क्वेश्चन कुछ ना कुछ तरीके से एक आध ऑप्शन तो आ ही जाता है। 2023 में भी एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, तो बेसिकली जो इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, इसी इंडेक्स को ये मिमिक करते हैं। ठीक है, ये फंड, इसमें जो इंडेक्स की जो वैल्यू है, जिस तरीके से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसी तरीके से ये जो फंड होते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए बनाए जाते हैं और उसको वो मिमिक करते हैं, जस्ट कॉपी करते हैं। और जो भी इसकी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू होती है, निफ्टी की वैल्यू ऊपर गई नीचे गई, उसी तरीके से इस फंड की वैल्यू भी ऊपर जाती है नीचे जाती है। बहुत सिमिलर होते हैं ये ETF के, है ना, सिमिलर टू ETF होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, ETF को हम जब भी मार्केट खुला है हर सेकंड में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन जो इंडेक्स फंड होते हैं उसे मार्केट ख़त्म होने के बाद ही ट्रेडिंग की जा सकती है और जो भी फाइनल प्राइस आएगा वो मार्केट ख़त्म होने के बाद आएगा। तो ये सिमिलर टू म्यूचुअल फंड जैसे डिफरेंस है, वैसे ही इंडेक्स फंड और ETF फंड में भी डिफरेंस होता है। ETF को एक्सचेंज में कभी भी ख़रीदा जा सकता है, इंडेक्स फंड को सिर्फ मार्केट ख़त्म होने के बाद ही जो है आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसमें टैक्स वगैरह जो भी टैक्स है सरकार लेती है जब भी आप खरीदोगे और या फिर बेचोगे, जो भी आपको गेंस होगा। ठीक है, तो इंडियन इंडेक्स फंड के एग्जांपल क्या है, गोल्ड है, निफ्टी है, मिड कैप इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स क्या हो जाएंगे, इंडेक्स फंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये ETF जैसा ही है, बस इसमें ये रहता है कि इसे खरीदना या बेचना तभी पॉसिबल है जब मार्केट क्लोज हो जाए। बाकी उसी तरीके के फंड होते हैं इंडेक्स फंड। ठीक है, अब समझते हैं हमारा जो आर्टिकल है। ठीक, आर्टिकल में किसकी बात की जा रही है, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हमने ETF की बात की, तो ETF जो जब भी मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है, 10 बजे से 3 बजे तक, उसमें एक्सचेंज में ख़रीदे जा सकते हैं और हर समय इसकी वैल्यू, जैसे स्टॉक की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है उसी तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की भी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। अगर तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अगर किसी की है तो वो ETFs की होती है। किन किन में, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में देखें और ETF में देखें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी होगी, ETF, क्योंकि कभी भी खरीद सकते हो दिन में जब भी मार्केट खुला है। अब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात की जा रही है और इसमें जो है क्या एडवांटेजेस होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के, उसकी बात की जा रही है। सेफ हेवन अपील एंड गुड रिटर्न्स हैव अट्रैक्टेड इन्वेस्टर टुवर्ड्स फिजिकल गोल्ड एज वेल एज गोल्ड ETF एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। Gold ETFs saw net inflows of 1600 crore in the second quarter of the current fiscal। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों है ये, इसलिए न्यूज़ में क्योंकि 16,000 करोड़ रुपए के ETFs अभी जो है बिके हैं। ठीक है, तो ये क्यों बिके हैं अब वो समझने की ज़रूरत है, उसके रीज़न समझेंगे। सबसे पहले गोल्ड ETF क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ETF है और जिसकी अंडरलाइंग एसेट, जो अंडरलाइंग एसेट होगा उसका नाम सामने लिख देंगे। इधर गोल्ड है तो इसका मतलब गोल्ड की जो वैल्यू होगी वो फ्लक्चुएट हो रही होगी और उसी के नाम से ETF बनाया गया है।
ठीक है। तो गोल्ड की वैल्यू को मिमिक करेगा ये पर्टिकुलर ETF, जो फिजिकल गोल्ड है उसकी वैल्यू को। गोल्ड ETF, अ फंड दैट ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एम्स टू ट्रैक द डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये ETF, जो डोमेस्टिक फिजिकल गोल्ड प्राइस है उसको ट्रैक डाउन कर रहा है, उसको मिमिक कर रहा है। दे आर पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइजेस एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड बुलियंस। इन शॉर्ट, गोल्ड ETF आर यूनिट रिप्रेजेंटिंग फिजिकल गोल्ड विच मे बी इन पेपर और डीमटेरियलाइज फॉर्म। तो बेसिकली जो गोल्ड ETF है वो क्या है, वो एक तरीके से गोल्ड ही है, बस वो फिजिकल फॉर्म में ना होने की जगह किस फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है और डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, डीमेट फॉर्म में है। समझ में आया क्या? 1 gold ETF unit is equal to 1 gram of gold and is backed by physical gold of very high purity. Gold ETF combine the flexibility of stock investment and simplicity of gold investment. तो बेसिकली ETF में क्या हो रहा है, जैसे हम स्टॉक में खरीदते हैं उसी तरीके की चीज़ें आप गोल्ड ETF में भी कर सकते हैं। गोल्ड ETF एकदम कभी भी ट्रेडिंग की जा सकती है, तो ये बेनिफिट है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट, जो आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो इतना सोचते हो, तो गोल्ड जो आप खरीद रहे हो वो आप स्टॉक के जैसे खरीद सकते हो। ये बेसिकली बेनिफिट काय में मिलता है, गोल्ड ETF में। समझ में आया क्या? गोल्ड ETF आर रिप्रेजेंटेड बाय 99.5% प्योर फिजिकल गोल्ड बार्स। गोल्ड ETF प्राइसेस आर लिस्टेड on the website of BSE NSE and can be bought or sold at any time through a stock broker। ठीक है, तो वही बात हो गई जो हमने ETF के बारे में बताई थी, सिर्फ गोल्ड लगा दिया गया है। तो गोल्ड ETF कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है। NSE BSE वेबसाइट में ये आपको दिख जाएगा। अनलाइक गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ETF कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड एट द सेम प्राइस पैन इंडिया। ठीक है, तो जो गोल्ड ज्वेलरी होती है वो उस प्राइस में नहीं बिकती जितने का गोल्ड का प्राइस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ज्वेलरी लेने जाते हैं तो उसकी कुछ मेकिंग कॉस्ट होती है, वो मेकिंग कॉस्ट आपको रिटर्न नहीं मिलेगी। प्लस कई बार ऐसा होता है कि आप जो खरीदने जाते हो आपको 22 कैरेट के पैसे में 18 कैरेट का गोल्ड दिया जाता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जब आप बेचने जाते हो तो आपको पता चलता है आपका तो 18 ही कैरेट है। तो इस तरीके के फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ETF के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। आपने उस समय जो ऑल इंडिया प्राइस होगा वही प्राइस जो है क्या होगा, आप जो बेचने जाओगे उसी में बेचा जाएगा या फिर ख़रीदा जाएगा। और एक और चीज़ होती है, गोल्ड में अलग अलग रीजन में गोल्ड के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। इनके यूनियन होते हैं, उस हिसाब से इन लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगा। इंडिया में जो लैंड होता है प्राइस, लैंड होने के बाद जो गोल्ड का प्राइस रहता है वो ऑल इंडिया प्राइस रहता है। लेकिन अलग अलग, दिल्ली में देखो तो अलग प्राइस, मुंबई में अलग प्राइस, आपके जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर अलग प्राइस। तो ये अलग अलग प्राइसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्राइस होता है, ऑल इंडिया प्राइस। ठीक है, जो लैंडेड प्राइस होता है, जो भी गोल्ड यहाँ पर लैंड हुआ है, इम्पोर्ट हुआ है या फिर ठीक है जो भी निकल के फाइनली आया है, वो लैंडेड प्राइस जो होता है वो ऑल इंडिया प्राइस कहलाता है। और उसी का जो प्राइस है वो ETF में होता है, उसी को आप खरीदते हो और बेचते हो। अब नेक्स्ट है कि जो हायर इनफ्लोज हैं वो क्यों बढ़े। तो पहली बात तो धनतेरस था। ठीक है, धनतेरस में लोग गोल्ड खरीदते ही हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि भाई इन्वेस्टर्स को धनतेरस में जब गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो उनके ETF की वैल्यू भी बढ़ेगी। ETF में उन्होंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, तो अगर पहले गोल्ड 50,000 का था और 60 का हो गया तो ETF की वैल्यू भी 60 हो जाना है, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए उन्होंने सेकेंड क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया ETF में। समझ में आया क्या? तो ताकि उन्हें बेनिफिट हो सके। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ETFs हैं जो कि 1 ईयर में 22% तक रिटर्न जनरेट कर रहे हैं गोल्ड में। समझ में आया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड ETF की तरफ उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट रीज़न क्या है इन्फ्लो होने का? जब भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो शेयर मार्केट हमेशा ऐसा होता है कि गिर सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो हमेशा लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं क्योंकि गोल्ड बहुत सिक्योर रेवेन्यू है। गोल्ड में हमेशा गोल्ड का है, बढ़ता धीरे है लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि घटेगा। तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जो है जब भी कुछ भी कन्फ्लिक्ट होगा पूरी दुनिया में तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सारे के सारे लोग गोल्ड खरीदेंगे, अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से वो बेचेंगे बॉन्ड और सारे के सारे गोल्ड खरीदेंगे। तो रिसेंटली भी एक कन्फ्लिक्ट हुआ था पैलेस्टीन इज़राइल का, और उसी कन्फ्लिक्ट के कारण भी जो गोल्ड ETF है उसकी जो परचेस है वो ज़्यादा बढ़ गई है। गोल्ड हायर इन्फ्लोज इन गोल्ड ETF आर
एज गोल्ड प्राइसेस सॉ सम करेक्शन इन अक्टूबर। ठीक है, तो अलग रीज़न ये है कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उसमें भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, फिर कम हो गए, तो कम हुए तो लोगों ने खरीदे। Investor bought gold ETF in anticipation of festive season when gold prices generally surge because of higher demand। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे ही नवंबर में इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो अक्टूबर में लोग हैं उन्होंने खरीदा है, नवंबर में बेच देंगे। द राइजिंग इंटरेस्ट इन गोल्ड ETF इज नॉट विथ स्टैंडिंग द रीसेंट चेंजेस इन टैक्स नॉर्म्स विच मेक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल गोल्ड मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो अभी जो टैक्स नॉर्म्स में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है और गोल्ड ETF बेसिकली आप अपने वाइट मनी से ही ले सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको कल को छापा भी पड़ता है और आपके पास गोल्ड ETF मिलते हैं तो आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि ये गोल्ड के लिए पैसा कहाँ से आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो नॉर्म्स हैं जो फुलफ़िल करने होते हैं, बड़े टैक्स एफिशिएंट नॉर्म्स हैं, और जो भी आपने ख़रीदा है गोल्ड पे ETF में वो उसका आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर द गोल्ड ETF? गोल्ड ETF जो है अट्रैक्ट तो करेगा ही आने वाले समय में भी, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन आने वाले 10 साल तक बनी रहनी है। कुछ ना कुछ होना ही है, ग्लोबल इश्यूज आने वाले टाइम पे बने रहने हैं। बहुत ज़्यादा जो है टर्बुलेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो गोल्ड ETF का जो अट्रैक्शन है वो आने वाले टाइम में बना रहेगा। गोल्ड इज़ कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन एसेट एंड इन्वेस्टर विल बाय पेपर गोल्ड विच इज़ गोल्ड ETF एंड गोल्ड। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदने के बड़े रिस्क रहते हैं, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ है ना, 18 कैरेट वाला दे दिया 22 कैरेट में, इस तरीके की चीज़ें करते हैं दुकानदार। हमेशा जब भी खरीदें तो एक मशीन आती है, उसमें आप चेक करवाएं कि आपका जो आप खरीद रहे हैं वो कितने कैरेट का है। दूसरा है स्टोरेज एंड थेफ्ट, है ना, अपने घर पे रखे चोरी हो गया, घूम गया, ये सारी चीज़ों की रिस्क रहती है फिजिकल गोल्ड में। उसके बाद मेकिंग कॉस्ट अलग होती है, जो आप बनवाते हो वो गोल्ड अगर 50,000 का है और 15,000 उसकी मेकिंग कॉस्ट है तो आपको 65,000 का पड़ता है। जब बेचने जाओगे तो हो सकता है कि वो 55 का ही बिके, क्योंकि वो मेकिंग कॉस्ट आपको वापस नहीं देते, सिर्फ गोल्ड की कॉस्ट देते हैं। गोल्ड ETF आर कंपेरेटिवली सेफर एज दे आर गवर्न बाय टाइट रेगुलेशन आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज ऑन रियल टाइम बेसिस। मोर ओवर द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड इट्स रिटर्न इन एन ETF इज द सेम एज फिजिकल गोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग गोल्ड ETF इज लोअर एज कम्पेयर टू बाइंग द येलो मेटल। तो बेसिकली गोल्ड ETF की जो खरीदने की कॉस्ट है वो भी कम होती है ना। आप शेयर मार्केट में एक क्लिक कर रहे हो और आपने गोल्ड खरीद लिया, यहाँ से गोल्ड लेने जा रहे हो, देख रहे हो, फिर आपने पर्टिकुलरली आपको अपनी वाइफ या फिर अपने दोस्त या अपने जिसके लिए भी आपको गोल्ड लेना है, अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत सोचना पड़ता है क्या लें, उंगली का साइज़ क्या है, ठीक है, कौन सा अच्छा लगेगा, तो बहुत झंझट। आप सीधे सीधे क्या करो, गोल्ड ETF ले लो और दे दो आप खरीद के, बोलना ये इन्वेस्टमेंट है, जब प्राइस बढ़ेगा तो आप बेच सकते हो। ठीक, तो ये सब बेनिफिट्स हैं। प्राइसेस बहुत कम लगते हैं, टैक्स एफिशिएंट सिस्टम के अंदर आता है, तो कोई चोरी नहीं होती है यहाँ पर, ब्लैक मार्केटिंग वाला कोई खेल नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड ETF, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। When one invest in gold ETF, purity of gold is guaranteed. Each unit is backed by physical gold of high purity. ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। Investment in gold ETF is tax efficient way to hold gold as the income earned from them is treated as long term capital gains। ठीक है, जो भी आप गोल्ड खरीदते हो, ठीक, उसमें कई सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको, जो भी आप दुकान वालों से लेते हो 3% आपको GST लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। आपने यहाँ गोल्ड ETF खरीदा, इसमें ना वेल्थ टैक्स लगता है ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, आपको सिर्फ 20% 3 साल तक अगर आप उसे होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है 20%, वो भी उसकी जो राइज होती है वैल्यू पे। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, टैक्स एफिशिएंट है, उतनी कॉस्ट नहीं पड़ती, इसलिए लोग गोल्ड ETF जो है खरीदते। समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, UPSC के लिए। गोल्ड ETF पे तो नहीं आएगा, लेकिन ETF पे ज़रूर आ सकता है, म्यूचुअल फंड पे आ सकता है, दोनों के बीच के डिफरेंस पे आ सकता है, लिक्विडिटी के बारे में पूछ सकता है कि बताओ कौन सा ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ETF की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड से, और उसका रीज़न है कि ये हर वक्त खरीद बेच सकते हैं, इसे सिर्फ मार्केट क्लोज होने के बाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है इंडिया EU टेकिंग की स्टेप टू एडवांस टाइज ऑन मैरीटाइम फ्रंट। ये न्यूज़ बेसिकली द हिंदू में आई है और आर्टिकल नहीं है, न्यूज़ है,
प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक दो टर्म है जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बस उसको एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करते हैं। एज इंडिया एंड द EU लुक टू एक्सपांड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, द EU फर्स्ट डिफेंस अटैची टू द कंट्री टुक चार्ज अर्लियर दिस मंथ, व्हाइल द टू साइड्स आर ऑल्सो कंडक्टेड द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज टुगेदर। बेसिकली EU और इंडिया के बीच में फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है। फर्स्ट इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो EU वाले रिलेशन में ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। EU इंडिया का रिलेशन आता है तो ये स्टैटिक चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। CAPF वगैरह में भी पूछ सकता है। ये नेवल एक्सरसाइज पहली है, UPSC में भी पूछ सकता है कि अभी तक के नहीं हुई थी या रिसेंटली 5वीं की है या 10वीं की है। इस तरीके की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। Official noted that the ambit of security cooperation is expanding, especially with the focus on Indo-Pacific region। ठीक है, तो सिक्योरिटी कॉपरेशन EU और इंडिया के बीच में तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, और उसके रीजन्स हम जानते हैं इंडो पैसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है। EU इज़ नाउ नॉट ओनली अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर बट ऑल्सो अ सिक्योरिटी पार्टनर। ठीक है, तो वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं EU के, उनका कहना है कि अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर ही नहीं रहे, अब सिक्योरिटी पार्टनर भी हम लोग बन चुके हैं। ठीक। Fabrizio Falzi, who was earlier served as a Italian defense attaché in the India, took over as a first defense attaché in the delegation of European Union in New Delhi. The EU has limited number of DAs worldwide, and appointment in India shows the importance of the organization attaches to the ties, another EU official noted. तो बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है डिफेंस अटैची इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं। किसके तरफ से? EU के तरफ से, और इंडिया ने इसे अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये डिफेंस अटैची होते क्या हैं? ये बेसिकली जो हाई कमीशन होते हैं उसमें डिफेंस अटैचीज़ जो है अपॉइंट किए जाते हैं। जो हमारे यहाँ हाई कमिश्नर होंगे EU के, उनके साथ साथ एक डिफेंस अटैची भी रहेंगे जो कि किस पे फोकस करेंगे? डिफेंस टाइज के ऊपर फोकस करेंगे, डिफेंस के ऊपर फोकस करेंगे, दोनों कंट्री के रिलेशन के कोऑपरेशन में एक अलग से। ठीक है, तो ये बेसिकली मिलिट्री वाला आदमी होता है जनरली, जो मिलिट्री में रह चुके हैं। ठीक, वो लोगों को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है एज अ डिफेंस अटैची। ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है EU और इंडिया के रिलेशनशिप में डिफेंस अटैची की। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोगों के, कम कंट्रीज़ में ये अपॉइंट किया जाता है और इंडिया में अपॉइंट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाने में ये कितना बड़ा कदम है। इसी टर्म को जानने की ज़रूरत थी, अगर आपको कहीं पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। India and EU conducted their first joint naval exercise in Gulf of Guiana, which saw the participation of Indian Navy INS Sumedha, the offshore patrol vessel। ये भी पता होना चाहिए। INS Sumedha is recently in the news। क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। ठीक। उसके अलावा इटालियन नेवी, फ्रेंच नेवी और स्पेनिश नेवी, इन चारों नेवी ने मिलके जो है एक्सरसाइज की है। EU इंडिया की ये फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई है? घाना में, कोस्ट ऑफ घाना। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें CAPF में ज़्यादा पूछी जाएगी, इसमें UPSC में कम चांसेस हैं, लेकिन INS सुमेधा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था, न्यूज़ थी बेसिकली, ये प्री वाली न्यूज़ है। ठीक, इसमें कुछ एनालिसिस करने का है नहीं, इसमें सिर्फ यही है, ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, कैसे पूछा जा सकता है वो बस मैं आपको बता सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और होपफुली आपने जो फेस्टिवल है काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। थैंक यू, एन्जॉय।